बहुत से लोगों का सवाल है जनाब एक आबादी में पट्टा लिया था या फिर जनाब एक हमने मकान बनाने के लिए भूमि की व्यवस्था की थी और उस व्यक्ति से हमने भूमि खरीद ली थी, उसका रजिस्ट्री भी हो गया है, उसका दाखिल खारिज भी हो गया है, लेकिन बाद में जब लेखपाल आपके पास आता है तो वो बताता है कि ये भूमि सरकारी भूमि है और ये भूमि सार्वजनिक उपयोग की है। और ऐसे ही कमेंट बॉक्स के अंदर मेरी वीडियो के अंदर अक्सर कर ऐसे सवाल बहुत से आते रहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी मकान बनाने के लिए किसी प्रकार की कोई भूमि ले रहे हैं तो आपको ग्राम पंचायत के उस नियम का पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। या फिर आप शहर में रहते हैं और शहर के आसपास कोई भूमि खरीद रहे हैं मकान बनाने के लिए, और ख़ासकर जो लोग सरकारी नौकरी या फिर किसी और काम का व्यवसाय करते हैं जिनका खेती से कभी कोई संबंध नहीं होता है, अक्सर कर वही लोग ऐसे मामले में फंसते हैं। तो इसीलिए मैंने ये अपना YouTube चैनल बना रखा है ताकि ऐसे लोगों को भी पता चल जाए कि जिस भूमि को आप खरीद रहे हैं ये भूमि खरीदने के लायक है भी या नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर सवाल करे जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया अपना सवाल ना लिखें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक व्यक्ति को इस बाबत जानकारी हो जाए। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन की घंटी को तो यार हमेशा दबा लिया करो, क्योंकि इससे जब भी मैं कोई नए टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं तो आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। तो चलिए विस्तार से जानकारी करते हैं कि आखिर आप मकान बनाने के लिए कैसी भूमि का उपयोग आपको करना चाहिए। मैं इस वीडियो में सबसे पहले ग्राम पंचायत का नियम बताऊंगा कि किस लोगों को किस प्रकार के भूमि के पट्टे का आवंटन होता है मकान बनाने के लिए, और फिर आपको समझाऊंगा कि ऐसी भूमि बिल्कुल ना लें जिस भूमि के ऊपर आपको ये संशय है कि बाद में पता नहीं ये भूमि हमारी रहेगी भी या नहीं रहेगी। मान लीजिए हमने पैसे लगा दिए और बाद में वो पैसा बर्बाद हो जाए। सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि जिस भूमि को आप ले रहे हैं वो भूमि क्या बेचने वाले की पैतृक संपत्ति थी, उस भूमि को बेचने वाले की जाति क्या है, कहीं वो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति तो नहीं। फिर दूसरे नंबर पर ये आपको जानना है कि उस भूमि को बेचने वाला क्या ओबीसी वर्ग का व्यक्ति है, कहीं उसे सरकार की ओर से भूमि का पट्टा तो नहीं हुआ। अगर सरकार की ओर से उसे भूमि का पट्टा हुआ है तो क्या उस व्यक्ति को उस भूमि पर मालिकाना हक मिल गया है ओबीसी के व्यक्ति को। लेकिन अगर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है उसे भले ही मालिकाना हक मिल जाए, उसके बाद भी उसे भूमि बेचने के लिए कलेक्टर की परमिशन का लेना बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ासकर प्रॉपर्टी डीलर क्या करते हैं कि ऐसे लोगों की भूमि खरीद लेते हैं जो व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के होते हैं और उनकी भूमि की 143 कराने के बाद, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का है तो वो प्रॉपर्टी डीलर किसी अपने ही अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उसकी रजिस्ट्री करा देते हैं और बाद में उसकी 143 कराकर और लोगों को उसे बेचना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर नियम ये कहता है कि अगर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को भूमि का पट्टा दिया गया है तो वो उसके अंदर खेती कृषि का कार्य ही कर सकता है, लेकिन 10 साल से पहले वो अपनी भूमि को नहीं बेच सकता। और अगर वो अपनी भूमि को बेचता है तो वो इस भूमि का उपयोग केवल खेती के लिए ही करेगा,
या फिर अगर वो बेच सकता है तो अपनी ही जाति के व्यक्ति को बेच सकता है, भिन्न जाति के व्यक्ति को नहीं बेच सकता। मान लीजिए कि किसी प्रॉपर्टी डीलर ने किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का 3 बीघे का कोई पट्टा खरीद लिया और उसके अंदर उसने प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य शुरू कर दिया और धोखा देकर आप लोगों को उस भूमि के ऊपर उसने एक प्लॉट दे दिया ताकि आप भी मकान बना लें। और आपको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि भले ही उस अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के नाम वो भूमि हो, लेकिन उसके बाद भी वो भूमि अगर कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति या ओबीसी वर्ग का व्यक्ति खरीदता है तो उसके बाद भी वो भूमि सरकार के पास वापस चली जाती है। उसके अंदर कई प्रकार के फैक्ट होते हैं। हाँ, अगर कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति मकान का उसे पट्टा हुआ था और उस मकान के पट्टे को वो बेचना चाहता है, यानी कि मकान का उसे प्लॉट के नाम पर कोई जगह दी गई थी और उसे वो बेचना चाहता है, तो उसके अंदर भी कई नियम होते हैं कि उसके परिवार का कोई सदस्य जीवित ना हो या फिर वो व्यक्ति उस ज़िले में ना रहकर दूसरी जगह चला गया हो, तो इस स्थिति में अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अपने मकान को बेच सकता है। लेकिन यहाँ पर ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोगों के लिए एक कानून है कि अगर उन्हें ग्राम पंचायत से इस प्रकार का भूमि का पट्टा हो जाता है जिस पर वो मकान बना सके, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति 3 साल के अंदर अंदर या तो उस भूमि के ऊपर मकान बना ले, ओबीसी और जनरल कास्ट का व्यक्ति, अन्यथा वो भूमि भी सरकार को वापस चली जाएगी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अगर कोई ग्राम के अंदर या ग्राम से लगते हुए शहर के पास उसकी भूमि है, उसे आबादी का पट्टा हुआ था और उसने 3 साल तक खाली पड़ी हुई है, उस पर मकान नहीं बनाया था और आपने उस भूमि को खरीद लिया, तब भी वो भूमि सरकार के पास चली जाएगी। यहाँ पर आपको एक बात की जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आबादी क्षेत्र के अंदर कोई भूमि का पट्टा या पट्टा छोड़िए प्लॉट लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी इंक्वायरी इस बात की कीजिए कि क्या वो व्यक्ति जो उस भूमि को बेच रहा है क्या उसकी पैतृक संपत्ति है, या जो व्यक्ति इस भूमि को बेच रहा है क्या वास्तव में अगर 2 भाई हैं क्या वो भूमि उसके हिस्से की है। इस बात की जानकारी आप वहाँ के नज़दीकी लेखपाल से ले सकते हैं और पूरे कागज़ आप तहसील से उसके निकलवा सकते हैं। लेकिन कभी भी प्रॉपर्टी डीलर पर इस प्रकार का विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर इस प्रकार का विश्वास करोगे तो पता चलेगा कि जिस जगह पर आपने प्लॉट लिया है वो जगह किसी और की है और जिस जगह पर आप बस गए हैं वो जगह आपकी नहीं है, दूसरी जगह पर आपकी जगह है, या वो भूमि सरकार की सार्वजनिक उपयोग की है। ऐसी स्थिति अगर बन जाती है तो आपको इस प्रकार से नोटिस आएगा, नोटिस के आधार पर आपका वो मकान गिरा दिया जाएगा। तो कभी भी आप इस प्रकार की कोई भूल ना करें। इस प्रकार का पट्टा या प्लॉट लेते समय इन बातों की जानकारी का होना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। वीडियो कैसी लगी है, अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, लेकिन मैंने मेन फैक्ट बताए हैं जो आप लोग हमेशा इस प्रकार की गलती करते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा।